न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड, जहां सूरजकुंड मेले में सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। ये रोजगार देने का काम हमारा सूरजकुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहाँ आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहाँ किए हैं। ये खुशी है कि हमारे अधिकारी विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहाँ भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ
तो चलिए अब रुक कर लेते हैं मुरादाबाद में आ रहे लगातार लव जिहाद के मामले को लेकर के। मुरादाबाद से लव जिहाद और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने अपना नाम आशीष बताकर इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से दोस्ती की। इसके बाद जब पीड़िता को आरोपी की सच्चाई पता चली तो आरोपी उसे धमकाने लगा। ये मामला कटगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक ने खुद को आशीष बताया, बातचीत शुरू की, धीरे धीरे लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। जब पीड़िता को युवक की असली पहचान का पता चला तो आरोपी उसे डराने लगा, धमकाने लगा। आरोप है कि युवक ने लड़की की फोटो और वीडियो वायरल करने तक की धमकी दी है, उस पर शादी का दबाव बनाया। इसके साथ ही धन परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर होता है। आशीष का भांडाफोड़ होता है और वह शाहरुख निकलता है। लव जिहाद के आरोप में शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है। नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती ये कर बढ़ाता है और उसके बाद जो है ये पूरा मामला मुरादाबाद में उजागर होता है। मामला उजागर होने के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता है। इसी विषय पर चर्चा की करेंगे हम शुरुआत। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, एक एक करके आपको मुखातिब करा देते हैं। चंद्रेश कुमार नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, डॉक्टर निखिल खत्री प्रवक्ता सपा हमारे साथ हैं और दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। चंद्रेश जी, सवाल की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। 2020 में जब एंटी कन्वर्जन लॉ लागू होता है उसके बाद से पुलिस ने 835 मामले से अधिक मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तारियां 1000 से ज्यादा इस पूरे मामले में हुई है। लगातार ये मामला सामने आने के पीछे की वजह क्या है? जब लॉ लागू है, कानून सख्त है, तो क्यों आ रहे हैं इस तरह के मामले? क्या कर रही है सरकार? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है और इस गिरोह का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू लड़कियों को बगड़ाकर, बहकाकर, फुसलाकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, फिर धर्म परिवर्तन करना, फिर उत्पीड़न करना। और इस प्रेम के नाम पर जो ये लव जिहाद का मामला चल रहा है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आम लड़कियां ही फंस रही हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अधिकारी तक इसमें फंसे हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। और हमारा संविधान किसी को धर्म परिवर्तन कराने का, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का, बहला फुसला के या लालच देकर या दबाव में किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता। इन तरह के ये इस तरह की जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं अति कठोर कानून की मांग कर रहा हूं ताकि इस तरह की जो चीजें हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। और बिल्कुल ये एक आतंकवाद की तरह है। जिस तरह से आतंकवादियों का एक अपना गिरोह होता है, एक माइंड सेट होता है, उनका उद्देश्य होता है कि निरपराध लोगों को, आम लोगों को मारकर एक तरह से दबाव क्रिएट करना। इसी तरीके से ये लोग भी समाज में एक दबाव क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए लव जिहाद जैसे जो है ये आतंक को फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। आतंकवाद का भी अंतिम उद्देश्य किसी की हत्या करना है, इनका भी उद्देश्य जो है समाज के ऊपर दबाव बनाकर हत्या ही करना है, बस तरीका अलग है। ठीक है, आएंगे चंद्रेश जी आपके पास। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। दिनेश जी, जो स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, ऐसे में लव जिहाद का मामला बार बार सामने आना, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या सिर्फ ये एक राजनीतिकरण है या समाज में ऐसी कुरीतियां कुछ ज्यादा ही उजागर हो रही हैं? आप मुझको सुन रही हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। देखिए, ये एक ऐसी सामाजिक समस्या बन चुकी है जिसका संबंध सीधे परिवार की निगरानी से है। हम लोग या समाज के जितने भी लोग हैं वो केवल ये समझते हैं कि ये सरकार की ही जिम्मेदारी है और सरकार ही इसको देखेगी। हम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं कि वो किस ट्रैक पर चल रहे हैं। हम क्या पुलिस को जिम्मेदार ठहराएंगे? हम क्या और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आमतौर पर यह देखा गया है कि जब किसी बच्चे को कोई किसी ऐसे ट्रैक पर जाते देखता है और जब वो उसके माँ बाप को बताने की कोशिश करता है तो माँ बाप इतने ज्यादा उग्र क्रोधित हो जाते हैं कि आप हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन
उन्होंने उस सच्चाई को समझा नहीं कि जो व्यक्ति आपको अवेयर करने जा रहा था कि आप अपने बच्चों को देखिए, जिस बच्चे के हाथ में, जिस बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, उस बच्चे के हाथ में 2 लाख का मोबाइल कैसे पहुंचा? क्या कभी माँ बाप ने पूछने की कोशिश की? आप सरकार को क्यों लपेट रहे हैं, या आप दूसरे समाज के जो लोग हैं उन्हीं को क्यों लपेट रहे हैं? आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, क्या इतना सेंस नहीं है कि वो ये जान सके कि मैं जिससे बात कर रहा हूं या बात कर रही हूं कि वो किस लेवल का आदमी है? इस समस्या का केवल सामाजिक रूप से समाधान हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि कानून बना के आप इसको चलाएंगे तो निर्भया कानून इस देश का निष्फल हो चुका है। इस देश में ऐसी ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल रही हैं जिसमें कि अधिकारी वर्ग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस विषय को, इन मामलों को समाज का किसी न किसी रूप में संरक्षण है, और सरकार का जहां तक सवाल है, स्थानीय प्रशासन का जहां तक सवाल है, उसकी भूमिका सीमित हो जाती है। लड़की जाती है कोर्ट के अंदर, वो लड़के के पक्ष में बयान देती है, क्या कर लेंगे आप? इस समाज इसको इससे निपटने के लिए कम से कम अगर आप भाई हमारे कह रहे हैं कानून तो विफल और विफल होते चले जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर निखिल, क्या वजह आप मान रहे हैं कि समाज में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? सरकार की विफलता या समाज की विफलता? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले अभी जो वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे कानून जो इन चीजों पर बनाए जा रहे हैं कैसे वो विफल होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कानून सरकार ने ऐसे बनाए हैं, कोई ठोस कानून इन्होंने बनाया नहीं। अरे धर्मांतरण पर अगर ठोस कानून अगर सरकार बना दे तो क्या ऐसे लोग करेंगे? अभी आपने मैम कानपुर में क्या देखा, कैसे एक नौजवान लड़के ने अपनी जान दे दी। वो किस लिए दे दी? कि क्या कहते उसका धर्म बदलवाया जा रहा था, और अभी तक पुलिस वाले कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके घर वाले कह रहे कि भी अगर आप 2 दिन में दोषियों को नहीं पकड़ोगे तो हम धरना देंगे, और अभी तक पुलिस 0 है। तो मैं समझता हूँ हमारे देश में इन पर तो कानून बहुत सख्त होना चाहिए। योगी सरकार कितने समय से, मोदी सरकार कितने समय से, जनता ने इनको फिर से वोट दी, तो मैं समझता हूँ कम से कम कानून तो लेकर आए। अगर कोई आप अगर अरब देश में जाते तो वहां पे कानून क्या है? वहां पर ऐसी चीजें नहीं होती है क्योंकि वहां के कानून बहुत सख्त है। और हमारे यहाँ के कानून, ये सरकार कानून नहीं बना पा रही है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात और बोली बहुत अच्छी की कैसे सबसे पहले जो गार्जियंस है उन पर इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। पर मैं समझता हूँ आजकल जो जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं वो ज्यादा बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेचारे फंस जाते हैं। पर सरकार तो इन चीजों पर संज्ञान ले। सरकार तो इन पर ऐसा कोई कानून बनाए कि जिससे जो ये धर्मांतरण करने वाले जो वैश्य दरिंदे, मैं कह सकता हूँ ये जो वैश्य दरिंदे जो धर्मांतरण करवाते हैं, इन पर तो सरकार ऐसा कानून बता दे कि जहां पर इनकी बेल ना हो, इन्हें सख्त सजा मिले, तो ये मैसेज तो जाए। पर सरकार इसमें भी विफल है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी लैक ऑफ गवर्नेंस है कि इन पर वो कुछ रूल नहीं ला पा रही है। और जहां पर अब मैं आप बताऊं मैम, जहां पर ये केस रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पर कार्रवाई क्या होती है? वहां पर योगी सरकार, भाजपा सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कार्रवाई करती है, इन्हें जेल भेज देती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। थोड़े समय बाद ये जेल से निकल आते हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे चलेगा तो कोई ये तो ऐसे धर्मांतरण चलता रहेगा। ये सरकार आंख मूंदे क्यों बैठी है? सरकार से लेके नीचे ब्लॉक से गांव से लेके ब्लॉक, तहसील और जिले तक, स्टेट तक पूरे। ठीक है चंद्रेश जी, जहां दिनेश जी कहते नजर आ रहे हैं बतौर समाज मजबूत होना, लेकिन इस तरफ हमारे दिनेश शर्मा जी के बाद डॉक्टर निखिल कहते नजर आ रहे हैं सरकार की कमी है। लेकिन सवाल यही है, कमी किसकी है किसकी नहीं है? उससे ज्यादा अहम यह है कि कई बच्चियां इसकी शिकार हो रही हैं, कई युवक इसके शिकार हो जाते हैं। ना केवल लव जिहाद का मामला इस वक्त है, बल्कि धर्मांतरण का मामला इतना उग्र होता नजर आ रहा है कि अगर कोई युवक धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। कानपुर के मामले का जिक्र डॉक्टर निखिल करते नजर आए। हालांकि इस मामले में भी बहुत स्पष्ट होना बाकी है कि आखिरकार क्या कुछ मुख्य वजह रही है, लेकिन अपने सुसाइड नोट पे जो बात जो उस वीडियो में कही गई है युवक के द्वारा, उसमें एक बार धर्म परिवर्तन का जिक्र भी किया गया है, इसलिए ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो क्यों ये मामले बैक टू बैक सामने आ रहे हैं? समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें भी जिम्मेदारी सरकार की जरूर होती है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद के। आज के समय में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकास की और बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन क्या हमारे युवकों के लिए इतना भारी पड़ रहा है? क्यों जागरूकता नहीं फैल रही समाज में?
आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें खुद को चंद्रेश जी। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी ने जो बातें कही हैं उसका हम स्वागत करते हैं और हमारे समाज को, शैक्षिक संस्थाओं को इस मामले में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज हैं, सबको मिलकर एक साझा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की जरूरत है और सरकार के सहयोग से करने की जरूरत है ताकि लव जिहादियों को चिन्हित किया जा सके, उन्हें समाज में नंगा किया जा सके और उनको कटघरे में खड़ा करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड दिलाया जा सके। क्योंकि लव जिहाद का जो गिरोह है बिल्कुल एक टेरर एक्टिविटी की तरह यह कार्य कर रहा है और इसका एक स्पेशल, एक आपने देखा कि नाम बदलकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना एक तरह से एक फ्रॉड काम है, इलीगल काम है। हिंदू लड़की को मैसेज करना, फिर उसे फंसाना, फिर लेकिन बहकाना। सोशल मीडिया के टर्म एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा चंद्रेश जी? नाम सोशल बदल दिया मीडिया जाता है सब जगह पर। अगर हम बात ये करते हैं कि आधार कार्ड लिंक है तो कोई भी इस तरह की डीफेक अकाउंट नहीं बना सकता है, तो कैसे ये अकाउंट्स बनते हैं? खास तौर पर फेसबुक से ये मामले इतने ज्यादा क्यों सामने आते हैं, ये सवाल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत ज्यादा उजागर हो रहे हैं इस समय पर। देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो अकाउंट बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी है। हाँ, उसको अपना प्रोसेस यही सवाल है। वो इजी है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उस प्रोसेस को कठोर करने की जरूरत है और रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत करने की जरूरत है, जिससे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक आईडी न बना पाए, फेक आईडी न बना पाए, है ना। यदि वो एक से अधिक आईडी बना भी रहा है तो उसका पर्पस, उसके टर्म्स, कंडीशन, ये सब डिसाइड होने चाहिए जिससे वो फेक एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो सके। तो अभी तक सोशल मीडिया पर जो इनका रूल्स और रेगुलेशन है, जो अकाउंट बनाने के जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, इसलिए फेक आईडी बन जा रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई लड़का मुस्लिम है वो फेक अकाउंट बना, हिंदू लड़कों में तो आप नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम लड़का बनकर फेक अकाउंट बनाकर मुस्लिम लड़कियों को इस तरह के मैसेज, इस तरह के केसेस हमारे समाज में नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाने के ही मैटर आ रहे हैं, इसीलिए इसको लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और ये हमारे समाज का एक तरह से बहुत बड़ी ये विकृति बन चुका है। हमारा पूरा सोसाइटी एक रॉन्ग साइड में जा रहा है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बहन और बेटियों के साथ जो इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजी और इस तरह की जो घटनाएं मुस्लिम लड़कों के द्वारा किया जा रहा है वो निश्चित रूप से चिंता करने योग्य है और उस पर हमें चिंता करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। देखिए, चिंता से ज्यादा जरूरी है चंद्रेश जी कि चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 835 मामले 2020 से लेकर अभी तक, और ये मामले वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। ऐसे बहुत से मामले होंगे जो अभी तक दर्ज भी नहीं हुए होंगे। डॉक्टर निखिल खत्री, सबसे पहले मैम आपने बहुत सही बात बोली और मैं समझता हूँ भाजपा के प्रवक्ता खाली ये बात का दोहरा रहे हैं कि चिंता करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छे करेक्ट किया कि कम से कम चिंतन तो करे। और दूसरी बात मैम, हमारे उत्तर प्रदेश की हम बात ले लीजिए मैम। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे पिंक बूथ बनाए थे मैम। और मैम हम खाली ये पूरे कि उन पिंक बूथ में मैम अगर आपको पता लग जाए वहां पे कितनी एफआईआर, कितनी कंप्लेंट्स हो रही है तो मैम आप बहुत चक्कर आ जाओगे मैम। मैम गाजियाबाद में मैं समझता हूँ मैम कोई सा भी कोई पिंक बूथ वर्किंग ही नहीं है ना मैम, कोई वर्किंग है, खाली मैम बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं मैम। तो मैं समझता हूँ कम से कम सरकार ने कुछ समस्या अभी जो है यहाँ पर डॉक्टर निखिल खत्री लव जिहाद को लेकर के है। जरा इस मामले पर अगर आप जोर दे बतौर सपा प्रवक्ता, क्योंकि सपा इस वक्त उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये जरूरी है कि समाज की इन कुरीतियों पर आप भी ध्यान दें, आपके द्वारा भी सरकार से ना केवल सवाल पूछा जाए बल्कि इसका समाधान भी दिया जाए। काफी लंबे वक्त तक राज किया है आपने उत्तर प्रदेश पर, क्यों नहीं दे पा रहे हैं समाधान आप, या सरकार ले नहीं रही है समाधान आपसे? मैम सबसे पहले मैम मैं समझता हूँ सरकार मैम थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी है मैम, इस मारे में ये भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी बात मैं समझता हूँ मैम अभी तक मैम इनको मैम 9 साल हो गए, तो मैम कम से कम उत्तर प्रदेश में कम से कम ये कुछ ऐसा रूल लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प लेकर आते हैं भाई जिससे जो बच्चे पीड़ित हैं मैम, आजकल हम घर पर मैम कुछ जनरेशन चढ़ के जो नौजवान है मैम वो अपने घर पर सारी बातें नहीं बताते हैं, तो हम कम से कम ऐसे बूथ्स बनाए जाए या कोई ऐसा ऐप बनाया जाए मैम जिसके जरिए से उनकी पहचान उजागर ना हो और वो कम से कम अधिकारियों को या पुलिस को कम से कम अपनी बात अपना जो पीड़ित है वो अपना बता दे मैम। पर सरकार ये ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है।
और मैम दूसरी बात, मैं तो समझता हूँ कि सरकार खाली इन चीजों पर बोलती है कि हम कार्रवाई करेंगे करेंगे, पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई किसी धर्मांतरण में हुई तो आप बता दो मैम। आज तक ठीक है, मैम कोई छंगुर ठीक बाबा है, से लेकर ठीक जाता है। मैम, कोई ठोस कार्रवाई चंद्रेश जी, सरकार नहीं कर पा रही है। जिन युवकों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, भविष्य देखना चाहिए, भारत के भविष्य जो युवक हैं वो युवक ये कर रहे हैं, वो युवक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो युवक यहाँ पर मासूम युवतियों को, लड़कियों को फंसा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश का भविष्य यही है क्या? मैम सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी बताए मैम, इन ठीक पर है, अभी डॉक्टर तक निखिल, चंद्रेश जी को जवाब देने दीजिए। दलील मैम, इन पर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है मैम? चंद्रेश जी, आप सरकारी म्यूट पर अनम्यूट क्यों करके ऐसी बोलिए। स्टैंड ले रही मैम? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, मैं पहले लाइन से ही कह रहा हूं, उस लाइन को आप छोड़ दे रही हैं। इसके पीछे पूरा एक गिरोह काम करता है। इसके पीछे कुछ चंद्रेश जी, जब आपको गिरोह का पता है तो उन गिरोह को ये रोका क्यों नहीं जा ये रहा? ना सरकार, देखिए, आपकी टीम आपकी वो रोक गिरोह क्यों मैम नहीं रहे? इन द्वारा भी संचालित है भाजपा मैं द्वारा। बता रहा हूँ। सोशल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकती हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जो इस तरह के गिरोह को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ऐसा करने के लिए। और योगी जी की सरकार आई तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का नारा दिया, लव जिहाद का मुद्दा उठाया। और जब हमने लव जिहाद की बात की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। वोट बैंक की राजनीति करने में, तुष्टीकरण की राजनीति करने में ये लोग मशगूल हैं। हम उन जुमला लोगों दे को रहे हैं मैम, चिन्हित जुमला। कर रहे हैं। मैं ज्यादा प्रभावित ये जो पत्रकार महोदय थे उनकी बातों से हूँ कि इसमें समाज को भी अपना मेजर रोल प्ले करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी इसमें प्रशिक्षित करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को भी शामिल करना चाहिए, जिससे कौन करेगा शामिल? उन बच्चों के माता पिता शामिल करेंगे चंद्रेश जी, या आप लोग करेंगे शामिल? कौन करेगा शामिल? हम ही लोग करेंगे। हम उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। बहुत हद तक चीजों को सही पाया गया है। आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले लव जिहाद का चर्चा भी इस देश में होता था क्या? न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ क्या होता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। इस विषय को दबा दिया जाता था। हमारी सरकार आने के बाद ये मामला उठना शुरू हुआ है, हमने आवाज उठाना शुरू किया है। अब इधर किधर कुछ घटनाएं इस तरह की आ रही हैं, फिर भी खत्म नहीं हुई हैं, तो इस पर और कठोरता से कार्य करने की जरूरत है। और निसंदेह यदि कोई व्यक्ति लव जिहाद का दोषी पाया जाता है तो उसके साथ कानून ऐसा सलूक करना चाहिए जिससे कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भी लव जिहाद के बारे निखिल में खत्री, से डरें। ठीक है निखिल खत्री। मैम, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कम से कम कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, पर मैं बहुत दुख से मैम ये बात कह सकता हूँ कि अभी तक भाजपा में इन चीजों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और मैम दूसरी बात, मैम हम विपक्ष हैं, 9 साल से मैम बीजेपी सत्ता में, तो कम से कम हम इनसे हम एक प्रश्न तो पूछ सकते हैं कि जनाब आपने अभी तक जो संगठन, जो ऐसे धर्मांतर के संगठन बन रहे हैं मैम, हमारे देश में कितनी एजेंसीज है मैम, तो एजेंसीज के द्वारा मैम क्या सरकार इनका मैम भांडाफोड़ नहीं कर सकती है मैम? सरकार चाहे तो मैम बड़े से बड़े भांडों को मैम पर वो तो कह रहे हैं ना कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी मिली हुई है, सपा ने आज तक कुछ नहीं किया। मैम ये बात हमेशा सपा पर लिया, तो हम सपा ने तो मैम अगर यहाँ पर अगर आप महिलाओं की बात करें तो सपा ने तो 1090 हेल्पलाइन भी चलाई थी मैम वुमेन्स के लिए, वो भाजपा ने बंद कर दी। और मैं समझता हूँ इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ अत्याचार कर रही है मैम। ये कहीं पर आप कोई से थाने की बात लीजिए मैम, कहीं पर कोई महिलाओं की सुनवाई नहीं है। और मैम आपको एक बता दूं, अभी जलोन में एक धर्मांतरण हुआ था, उसमें मैम महिला वो पुलिस चौकी में नहीं, पुलिस थाने में मैम अपनी एफआईआर लिखवाने गई थी। वहां के जो एसएचओ साहब थे, एसएचओ साहब ने जो दूसरी पार्टी थी उससे मिली भगत करके उस लड़की पर एफआईआर कर दी मैम। बोली कि ये झूठे केस है, तो अगर ऐसी ठीक है चंद्रेश जी, फाइनल कमेंट कैसे मैम, फिर मैं समझता हूँ कि कैसे महिलाएं मैम अपनी समस्याओं के समाधान पर जोर दीजिएगा चंद्रेश जी, यही उम्मीद आपसे। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न हिस्सों में लव जिहादियों को चिन्हित किया गया है और इस मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में पहचाना गया है। हमारी सरकारें इस दिशा में व्यापक रूप से कार्य कर रही हैं। जहां भी लव जिहादी हैं उनको हम बताना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से तो लव जिहाद छोड़ दें, वरना उनकी आने वाली कई पीढ़ियां लव करने के बारे में सोचना तक बंद कर देंगी। चलिए, ये जो अल्टीमेटम आपने दिया इसका कितना असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा, यही साबित कर पाएगा कि क्या समाधान आप निकाल रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चनन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया,
चर्चा में शामिल होने के लिए। मुरादाबाद से लव जिहाद का मामला सामने आता है और इंस्टाग्राम के जरिए पूरा फसाद मचता है। ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 835 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें हुई है। सवाल यही है कि सरकार कब इस पर एक्शन लेगी, कब रोक लगाया जाएगा, क्राइम रेट में कब कमी आएगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।